आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें हम पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो क्यों लाया गया और इसके लाने के पीछे इसके क्या उद्देश्य थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 जो था, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को और उनके द्वारा वसूले गए राजस्व को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया और बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियां हुई इलाहाबाद की, उसके द्वारा उन्होंने अपनी विजय को जो है बंगाल में उन्होंने स्थायी किया। जब बंगाल में विजय को स्थायी किया तो उन्होंने 1765 में जो इलाहाबाद की संधियां हुई उनके अनुसार उन्होंने द्वैध शासन प्रणालियां चलाई। उस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत जो था कि शासन जो है वो नवाब, शासन और प्रशासन वो नवाब करेगा बंगाल का, और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राजस्व एकत्रित करेगी। इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया तो सबसे पहले उसने द्वैध शासन प्रणाली को अंत किया और 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित किया और इसके तहत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में उन्होंने केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वार्षिक आय थी, इसमें ब्रिटिश संसद ने केवल 10% हिस्सा अपना तय किया इससे पूर्व में। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया था, क्योंकि 1757 और 1765 के गतिविधियों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी सफलताएं मिली और उन्होंने अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत सुधारने के बजाय निजी व्यापार को प्राथमिकता देने लगे, जिससे हुआ ये कि कंपनी के कर्मचारियों की तो हालत अच्छी होने लगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक हालत खराब होने लगी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने हालत सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार से 10,000 पाउंड का कर्ज मांगा, लेकिन ब्रिटिश संसद ने यह कुछ शर्तें लगाई कि आपको हम 10,000 पाउंड का कर्ज तो देंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें मांगनी होंगी। उसी शर्तों के आधार पे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, जिसमें प्रशासनिक, ठीक है, और व्यापारिक दोनों कार्यों को मान्यता मिली और इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की पहली बार नींव रखी गई। इसके कुछ जो प्रावधान है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लागू करने के लिए जो प्रावधान बनाए थे, उसमें कुछ विशेषताएं भी थी और कुछ अच्छाइयां भी थी और कुछ बुराइयां भी थी। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद की सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य होते थे और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। और इसी एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, ठीक है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। मतलब कि अब बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून जो है वो अब बंगाल प्रेसिडेंसी बना सकती थी। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, इन दोनों के लिए कानून बना सकता था, ठीक है।
और साथ में किया गया कि 500 पाउंड अंशधारी, इससे पहले ये था कि 500 पाउंड के जो अंशधारी थे, पाउंड के अंशधारी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी को चुनते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को चुनते थे, उसके स्थान पर उन्होंने 500 के स्थान पर 1000 पाउंड कर दिया। मतलब कि जो पहले 500 पाउंड का जिसकी हिस्सेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी में होती थी, वो निदेशक मंडल को चुनता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जिस व्यक्ति की हिस्सेदारी 1000 पाउंड से अधिक होती थी, उसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी जो 24 सदस्यों की जो गवर्निंग बॉडी होती थी, उसी को चुनने का अधिकार दिया गया। मतलब जिसके पास 1000 पाउंड का निवेश होगा, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या कहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो थी वो 24 थी। कंपनी के डायरेक्टरों से भी ये कहा गया कि अब वह राजस्व और दीवानी और साथ में सैन्य प्रशासन से संबंधित किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे, और कंपनी के डायरेक्टरों का जो है वो कार्यकाल जो है वो 4 साल जो है वो निश्चित कर दिया गया। और बंगाल में भी एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। जो परिषद थी वो नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों से संबंधित थी। परिषद के निर्णय जो है बहुमत के आधार पर ले आते थे। परिषद और गवर्नर को हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया, और प्रशासक मंडल का पहला अध्यक्ष जो बना वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगर उन 4 सदस्यों की बात करें तो उसमें क्लोवेरिंग, मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस जैसे व्यक्ति थे। इसी एक्ट के तहत 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। कंपनी के सभी कर्मचारी जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन किए गए, और इसकी न्यायिक विधियां जो थी वो इंग्लैंड के अनुसार ही थी। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था। इस समय तक, जब तक ये लागू हुआ था, उस समय तक कंपनी में भ्रष्टाचार काफी मात्रा में पहुंच चुका था। अतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी, और साथ में उनका वेतन बढ़ा दिया गया, और साथ में वो किसी से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते थे। सन 1981 में 1781 में इसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसे 1781 में संशोधन किया गया। इसी संशोधन को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया, और साथ में ये उसमें और एक जोड़ा गया कि राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी, और नए कानून बनाते समय भारतीय समाज की धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी के शासन प्रबंध जो है वो ब्रिटेन की सरकार के हाथों में नहीं आ सका, जिसके कारण सरकार ने एक आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया।